Amplify your influence. Transform how you communicate and lead. Book by Rene Rodriguez. Introduction. इन सिनेरियो को इमेजिन करें। मान लीजिए कि आप किसी बड़े ग्रुप में बोल रहे हैं, लेकिन कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है। आप कोई जोक सुनाते हैं, लेकिन उस जोक पर कोई हंसता नहीं है। आप अपने बॉसे को अपने आइडिया के मुताबिक काम करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ना में अपना सिर हिला देते हैं। ऊपर बताए गए सभी सिनेरियो में आपको दुख भी होगा और आप थोड़ा शर्मिंदा भी फील करेंगे। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देता है और आप बोलने से पूरी तरह हिचकिचाने लगते हैं। लेकिन लोगों को अपनी बात सुनने पर मजबूर करने का करिश्मा होना कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी इसे सीख सकता है। लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए आपको दर्जनों वर्कशॉप करने या हजारों बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह समरी आपको सिखाएगी कि एक असरदार स्पीकर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। यह आपको अपनी स्पीच बनाते वक्त आसानी से फॉलो किए जाने वाले स्टेप्स के बारे में भी बताएगी। जब आप इस समरी को खत्म कर लेंगे तब आप दुनिया के सबसे अच्छे कम्युनिकेटर्स, स्पीकर्स और इन्फ्लुएंसर्स में से एक बन जाएंगे। द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। आपका दिन किस चीज में बीतता है? इसका एक कॉमन जवाब होगा आपकी जॉब या आपके क्लास में। एक और चीज है जिसमें आपके दिन का बड़ा हिस्सा लग जाता है, लेकिन आपको इसका एहसास तक नहीं होता, और वो चीज है नोटिफिकेशन। आप जब सुबह उठते हैं तब से लेकर रात में सोते समय तक आपको अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। जैसे किसी दोस्त ने आपकी पिक्चर पर कमेंट किया, आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर का नया व्लॉग रिलीज हुआ वगैरह। चलिए ये तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज इंसान हर रोज कम से कम 6000 एडवर्टाइजमेंट देखता है? कोई ना कोई चीज हमेशा आपका ध्यान भटकाते रहती है। अफसोस कि आजकल लोगों को अपनी बात सुनाना भी मुश्किल हो गया है। किसी पर अपना इन्फ्लुएंस डालने का सबसे अच्छा तरीका है उससे बात करना। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो लोगों को आपकी बात सुनने से रोक सकते हैं। अब इस बुक के ऑथर रेने रॉड्रिग्स के केस को ही देख लीजिए। उन्हें सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशंस के लिए रखे गए एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए इनवाइट किया गया था। रेने को ज्यादा लोगों के बीच बोलने की आदत थी, लेकिन तब बोलने की नहीं जब वह सभी लंच कर रहे हों। लोगों के खाने और बर्तनों के एक दूसरे से टकराने की आवाज उनका बहुत ध्यान भटका रही थी। रेने को पता था कि उन्हें तुरंत ऑडियंस का अटेंशन कैच करना होगा। जैसे ही आप स्टेज पर कदम रखते हैं, उस वक्त से ही पूरा रूम आपके कंट्रोल में होना चाहिए। रेने ने सही तरीके का इस्तेमाल करके जो किया उसे फॉलो करें। ऑडियंस को खड़े होने के लिए बोलना उनका अटेंशन कैच करने का सही तरीका है। उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने उन सभी से रूम में मौजूद कम से कम 3 लोगों से हाथ मिलाने के लिए भी कहा। इस समय तक ऑडियंस रेने के ब्लंट तरीके को देखकर शॉक हो गई थी, लेकिन इससे उनका अटेंशन रेने की तरह चला गया, जिससे उन सभी को लंच करते हुए भी रेने की बातों पर फोकस करने में मदद मिली। इन्फ्लुएंस एक पावरफुल टूल है। इसका मतलब होता है किसी रिजल्ट या नतीजे पर असर डालना। फिर जब आप बोलते हैं तो लोग तुरंत आपकी बात सुनते हैं। जब आप रूम में जाते हैं तो लोग सीधे होकर बैठ जाते हैं। इन्फ्लुएंस एक इंटरनल स्किल है। इसे मजबूत करने के लिए आपको इसके ऊपर काम करना होगा, लेकिन आपको एक्सटर्नल इनपुट की भी जरूरत होगी। जब कोई ऐसा इंसान बोलता है जिसे आप पसंद करते हैं तो उन पर ध्यान दें। एनालाइज करें कि वह क्या चीज है जिसने आपको उनकी बात सुनने पर मजबूर कर दिया। वह खुद को कैसे कैरी करते हैं? वह कैसे बोलते हैं? साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते हैं वह कैसे बोलते हैं, वह कैसे बिहेव करते हैं। आप उन्हें सुनना पसंद क्यों नहीं करते हैं? ये ऑब्जर्वेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप जान सकें आप ऑडियंस को खुद से कैसे जोड़े रख सकते हैं। आप किस बात पर जोर देना चाहते हैं? वह कौन सी चीज है जिससे आप किसी भी कीमत पर बचकर रहना चाहते हैं? सीक्वेंस इज एवरीथिंग। सीक्वेंस का मतलब होता है किसी चीज का ऑर्डर में होना या एक के बाद एक आना।
मान लीजिए कि आप जिंदगी के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि अपनी बात को सही सीक्वेंस में कैसे बोलना है तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का एक तरीका है। जब इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने की बात आती है तो उनके पास एक ऑर्डर भी होता है। टीचर्स के बारे में सोचिए कि वह बच्चों को लेसन कैसे पढ़ाते हैं। वो उन्हें उस लैंग्वेज के फंडामेंटल सिखाते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटी अगला वो वर्ड्स सिखाते हैं। लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस डालना भी बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस है। अपने मैसेज को सीक्वेंस में रखना 3P से जुड़ा हुआ है, जो हैं प्रेडिक्ट, प्रीएम्प्ट और प्रिवेंटी। अपनी स्पीच तैयार करने से पहले सोचें कि उसे सुनने के बाद ऑडियंस कैसा रिस्पॉन्स देगी। यह एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसे कम्युनिकेटर्स अक्सर छोड़ देते हैं। वो इस बात पर इतना ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं और कैसे बोलना चाहते हैं कि वो अपने ऑडियंस के रिएक्शन के बारे में सोचते तक नहीं हैं। अपनी स्पीच का एक रफ आउटलाइन बनाएं। क्या इसमें कोई ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में आपको लगता है कि ऑडियंस उसे रेजिस्ट करेगी या उसे सुनकर बुरी तरह रिएक्ट करेगी? रेजिस्टेंस के बारे में प्रेडिक्ट करना अपनी स्पीच को सीक्वेंस में लगाने का पहला स्टेप है। आइए डैरेन के केस को देखते हैं। वह एक स्टार्टअप कंपनी के सीईओ हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वो जिस तरह काम करे थे इस चीज में वह बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते थे। लीडर होने के नाते डैरेन को ये बदलाव स्ट्रेटेजिक और पॉजिटिव लग रहा था। लेकिन डैरेन को यह भी पता था कि ये बदलाव दूसरे लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं। उन्होंने शुरुआत से ही इसके प्रति रेजिस्टेंस को प्रेडिक्ट कर लिया था। इसलिए उन्होंने ध्यान से इस बात को सोचा कि कौन से डिपार्टमेंट इन बदलावों को रेजिस्ट करेंगे। फिर उन्होंने दूसरे स्टेप को फॉलो किया, जो था एक प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना। प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी रेजिस्टेंस को कम करने का प्लान होता है। डैरेन इम्पोर्टेंट लोगों से बातचीत करके दूसरे स्टेप की तरफ बढ़े। इस बातचीत से लोगों को पता चला कि वह कंपनी के लिए बड़े प्लान बना रहे हैं और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इन बदलावों से सबके ऊपर पॉजिटिव असर ही पड़ेगा। प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी ने डैरेन को फीडबैक लेने का भी मौका दिया। क्या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में वह सोचना भूल गए हैं? क्या लोग उनके प्लान को फॉलो करना पसंद करते हैं? तीसरा स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस को रोकने से जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे वह उसे आसानी से प्रोसेस और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक पावरफुल कहानी शामिल करके आप इस स्टेप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डैरेन ने अनाउंसमेंट करके सबसे पहले एम्प्लॉयज को ये बताया कि उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत कैसे की थी। इससे उन सभी को पता चला कि डैरेन का गोल है ग्रो करना, जिसकी वजह से बड़े बदलाव होंगे। डैरेन ने इस बात को भी माना कि इस बदलाव से उन्हें स्ट्रेस भी होगा, लेकिन उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि समय के साथ सभी लोग खुश और इन बदलावों के लिए शुक्रगुजार होंगे। तो अपने मैसेज को सीक्वेंस में रखने के 3P को याद रखें: प्रिडिक्ट, प्रीएम्प्ट और प्रिवेंटी। फ्रेम्स विंडो इनटू योर वर्ल्ड। मान लीजिए कि बाइक चलाने से आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। शुरुआत में आपको इसमें मजा आता था, लेकिन जब आप एक बार बाइक लेकर गलती से पेड़ से टकरा गए थे उसके बाद से आपको डर लगने लगा। आपको अब भी याद है कि आपको कितना दर्द हुआ था और जब आपके दोस्त आपको एक खराब बाइकर होने के लिए चिढ़ा रहे थे तो आपको कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। अब जब भी लोग बाइकिंग के बारे में बात करते हैं तो आप इसे ऐसे देखते हैं जैसे यह कोई डरावनी चीज हो। प्रेजेंट में कुछ समझने में मदद करने के लिए पास्ट के नॉलेज या एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आप किसी रास्ते पर जाने से बचते हैं क्योंकि आपने सुना है कि उस जगह पर अक्सर लुटेरे आते रहते हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं तब भी वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन पर उनके पास्ट के एक्सपीरियंस या नॉलेज का भी असर पड़ता है। चलिए सीईओ डैरेन और उनकी स्टार्टअप कंपनी के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। भले ही वह बदलावों को लेकर एक्साइटेड थे, लेकिन अकाउंटिंग के हेड टेरेंस का इस बारे में कुछ और ही सोचना था। टेरेंस इसलिए डरे हुए थे क्योंकि बदलाव की बात से उन्हें अपनी पिछली कंपनी की याद दिला दी थी। उनकी पिछली कंपनी ने भी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव करने का अनाउंसमेंट किया था। उस वक्त
वह भी बदलाव को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन अफसोस कि उनकी पिछली कंपनी ने बदलाव शब्द को लोगों को जॉब से निकालने के तौर पर यूज किया था। इसलिए जब कोई कंपनी बदलाव के बारे में बात करती है तो टेरेंस को चिंता होने लगती है। मान लीजिए कि सीईओ डेरेन को फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बारे में पता है, तो अब वह अपने अनाउंसमेंट को किस तरह कर सकते हैं ताकि टेरेंस और उनके जैसे दूसरे लोगों को चिंता या डर महसूस न हो। डेरेन को उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्लेम करने की जरूरत है। इसे एम्प्लीफाई फॉर्मूला के जरिए किया जाता है, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं: फ्रेम, मैसेज और टाई डाउन। अगर आप सबके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बनाएंगे तो लोग खुद अपने लिए एक बना लेंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने स्पीच की शुरुआत में आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएं। आइए जेनिस का एग्जाम्पल देखते हैं। जेनिस को एक मल्टीबिलियन डॉलर कंपनी में प्रेसिडेंशियल रोल के लिए इंटरव्यू देना था। इस इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए जेनिस ने इस बुक के ऑथर रेने रॉड्रिग्स से मदद मांगी। रेने ने जेनिस से सबसे पहले कहा उसे अपनी जिंदगी की किसी ऐसी चीज के बारे में बताना है जिस पर उस सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है। जेनिस ने कहा कि हाई स्कूल के फाइनल ईयर में उसे हर सब्जेक्ट में मिला था जिससे उसे बहुत गर्व महसूस हुआ था। क्या जेनिस का जवाब अच्छा है? नहीं, ये इतना भी अच्छा नहीं है। एम्प्लीफाई फॉर्मूला के मुताबिक जेनिस को अपने जवाब को पहले फ्रेम करना चाहिए। अपने जवाब या स्पीच को फ्रेम करना जरूरी है ताकि ऑडियंस अपना खुद का फ्रेम ऑफ रेफरेंस न बना ले। जैसे जेनिस के केस में इंटरव्यू लेने वाले ऐसा सोचेंगे कि वह हाई स्कूल में बहुत आलसी थी। वह सोच लेंगे कि सिर्फ फाइनल ईयर में ही उसने अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया होगा। अगर आपका जवाब या आपकी स्पीच कंप्लीट नहीं होगी तो ऑटोमैटिकली अलग अलग तरह के फ्रेम बन जाएंगे। आपको लोगों से इस बारे में बताना होगा कि उन्हें कौन से फ्रेम का इस्तेमाल करना है। जेनिस ने अपने जवाब को बदला और फ्रेम का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उसने अपनी बात की शुरुआत ये कहकर की कि बचपन में उसका सेल्फ एस्टीम बहुत कम था। उसकी जिंदगी में जितने भी खास लोग थे वो सभी उसे बेवकूफ कहते थे। लेकिन हाई स्कूल के फाइनल ईयर में कुछ बदल सा गया। जेनिस ने खुद को शीशे में देखा और खुद से पूछा कि क्या वह हमेशा यही मानती रहेगी कि वह बेवकूफ है या वह इसके बारे में कुछ करेगी भी। आपने सही समझा, उसने उन लोगों को गलत साबित करने की ठान ली। इसलिए उसकी जिंदगी का सबसे खास इवेंट रहा है हाई स्कूल के फाइनल ईयर में हर सब्जेक्ट में ग्रेड मिलना। जेनिस का फ्रेम उसकी खासियत को देखने में इंटरव्यू लेने वालों की मदद करेगा और उसकी खासियत है कि वह एक फाइटर है। उसमें डिसिप्लिन है और अगर वो किसी चीज को पाने का मन बना लेती है तो उसे हासिल करके रहती है। एम्प्लीफाई फॉर्मूला में वो यही मैसेज देने की कोशिश कर रही है। एम्प्लीफाई फॉर्मूला का आखिरी एलिमेंट है टाई डाउन। यही आपके पूरे स्पीच की वैल्यू है। यह ऑडियंस को साबित करता है कि आपकी बात सुनने से उनका समय बर्बाद नहीं हुआ। जेनिस के केस में उसने अपने जवाब को यह कहते हुए खत्म किया कि वह आसानी से हार नहीं मानती है। उसने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया है जिसने उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बना दिया है। उसकी पर्सनल कहानी इस बात का सबूत है कि क्यों वो उस कंपनी के लिए एक अच्छी एम्प्लॉय साबित होगी। टाई डाउन्स, द मास्टर इन्फ्लुएंसर्स सीक्रेट वेपन। टाई डाउन इस बात की गारंटी देता है कि ऑडियंस ने आपकी स्पीच को अच्छे से सुना है और जो आप कहना चाहते थे आपकी बात को वैसे ही समझा है। इसमें आपकी बात को गलत समझने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। कोई न कोई चीज हमेशा हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती रहती है। चाहे वह हमारे बगल में बैठा कोई इंसान हो, हमारा फोन हो या आसपास हो रही आवाजें हों। इसलिए आपको अपनी ऑडियंस को बताना होगा कि आपकी स्पीच में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और ये उनकी जिंदगी पर पॉजिटिव असर डाल सकता है। अब यहाँ टाई डाउन मेथड मददगार साबित होगा। टाई डाउन को कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, रेने रॉड्रिग्स अपने बेटों को काम की बातें सिखाने के लिए हमेशा एम्प्लीफाई फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि रेने चाहते हैं कि उनके बेटे, जिनकी उम्र 4 और 7 साल है, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, लेकिन दोनों ऐसा करना भूल जाते हैं। इसलिए रेने उन्हें याद दिलाने के लिए एम्प्लीफाई फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं।
वो पहले अपने फ्रेम को सेट करते हैं। रेने अपने बेटों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने देखा है कि वो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं और क्या वो जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। उनके बच्चों ने जवाब दिया कि अपने दांतों को ब्रश करने से वह साफ और हेल्दी रहते हैं। टाई डाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए रेने अपने बेटों से पूछते हैं कि क्या वह गूगल करके देखना चाहते हैं कि अगर वह अपने दांत ब्रश नहीं करेंगे को क्या होगा। इससे उनके बच्चे उनकी बात पर ध्यान देने लगते हैं क्योंकि उन्हें गूगल पर अलग अलग चीज़ों के बारे में सर्च करना अच्छा लगता था। जब उन्होंने गूगल पर टाइप किया अपने दांत ब्रश न करने के इफ़ेक्ट तो उनके सामने सड़े हुए दांतों के कई फोटो आए। बस इसी वक्त रेने ने टाई डाउन का इस्तेमाल किया। ब्रश करना आपके दांतों को सड़ने और गिरने से बचाता है। इसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो चाहते हैं कि उनके दांत खराब दिखें। इतना सुनते ही दोनों ने ना कहते हुए सपने सिर हिलाए और एक साथ जोर से बोले नहीं। सड़े हुए दांत देखकर रेने के बेटों को घिन आने लगी थी। उनके टाई डाउन मेथड ने वही किया जो वह चाहते थे, जो था अपने बेटों को दांत ब्रश करने के लिए याद दिलाना। अगर आप अपने ऑडियंस के बिहेवियर पर असर डालना चाहते हैं या किसी इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्टिव आईओ को पूरा करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में क्लियर होना होगा। टाई डाउन को और भी अच्छे से समझने के लिए चाहिए जेनिस के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। उसका इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्टिव आईओ उस कंपनी में हायर होना था। उसने अपने सबसे प्राउड मोमेंट के बारे में बताकर उसे अपने टाई डाउन से जोड़ दिया था जिस वजह से वह कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट नजर आ रही थी। जेनिस अपने टाई डाउन को इस्तेमाल करके इंटरव्यूअर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गई थी। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सवाल उनके एक प्राउड मोमेंट के बारे में था, लेकिन इसे अपने इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्टिव जो था कंपनी में हायर होना से कनेक्ट करने की एबिलिटी ने इंटरव्यूअर्स का ध्यान उसकी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। द आर्ट एंड साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। अपने फेवरेट बुक्स के बारे में सोचें। क्या आप जब भी उन्हें पढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके हाथ में सोना रखा हुआ है? क्या इस बात से आपको जलन होती है कि आपके फेवरेट ऑथर कितने टैलेंटेड हैं? हम हमेशा अपने फेवरेट ऑथर और आर्टिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास उनके जैसा टैलेंट नहीं है और हम उतने क्रिएटिव और इमेजिनेटिव नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि आपके पास बताने के लिए हमेशा कोई न कोई स्टोरी होती है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी भी अपनी एक कहानी है। आपको बस उन्हें कैप्चर करने के लिए खुलने की जरूरत है। अपनी खुद की स्टोरी बनाने को सिग्नेचर स्टोरी कहा जाता है। रेने रॉड्रिग्स ने 9/11 की ट्रेजेडी के बाद जब न्यूयॉर्क में ब्लैकआउट हुआ था उस दौरान कई सिग्नेचर स्टोरी बनाई थी। इसलिए आप दुनिया के सबसे बिजी शहरों में से एक शहर में अचानक ब्लैकआउट होने की वजह से होने वाली परेशानी और डर को इमेजिन कर सकते हैं। जब यह ब्लैकआउट हुआ तब रेने एक मीटिंग में थे। उन्होंने कंपनी के टॉप बॉस से बात की जिसमें सीईओ, प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजर शामिल थे। जब वह यह सोचने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए तब रेने ने अपना फ़ोन निकाला। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी के बारे में एक सिग्नेचर स्टोरी बनाई और नोट किया कि ब्लैकआउट होने पर अलग अलग लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे। जब रेने मीटिंग रूम से निकलकर अपने होटल जा रहे थे तब उन्होंने कुछ स्टोरीज कलेक्ट भी किए। रेने ने होटल के बेलमैन के बारे में लिखा जो ब्लैकआउट के स्ट्रेस के बावजूद भी शांत था और लोगों की मदद कर रहा था। उन्होंने होटल के एक स्टाफ के बारे में लिखा जो गेस्ट्स को ग्लो स्टिक बांट रहा था ताकि वो सभी अंधेरे में ठीक से देख पाए। कहानी हर जगह मौजूद है। रेने के पास बस इस बात का होश था कि वह उन स्टोरीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब आपके पास स्टोरी बनाने का मटेरियल है, अब आगे क्या? आपको स्टोरी फॉर्मूला को फॉलो करना होगा, यानी आपको वो कहानी कैसे बतानी चाहिए। ऐसे 7 फॉर्मूला हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हैं मॉन्स्टर पर काबू पाना, रंग से राजा बनना, द क्वेस्ट यानी खोज, वॉयज सफर और रिटर्न वापसी, रीबर्थ यानी दोबारा जन्म लेना, कॉमेडी और आखिर में ट्रेजेडी। राइटर्स आमतौर पर इन सभी फॉर्मूला को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि लोगों के लिए इन्हें समझना आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि रेने ने जब ब्लैकआउट के दौरान स्टोरीज लिखी थी तब उन्होंने द क्वेस्ट स्टोरी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था। लोगों ने कैसे अलग अलग तरह से रिएक्ट किया यह देखना एक एडवेंचर जैसा था जो तब जाकर खत्म हुआ था जब इलेक्ट्रिसिटी वापसी आ गई थी।
स्टोरी बताने के लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, जब आप एक स्टोरी सुनाते हैं तब उसमें आपके पर्सनल वैल्यूज और बिलीव्स मौजूद होने चाहिए। जब आप कोई हैप्पी मूवी देखते हैं तो आप पॉजिटिव और लाइट महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप मूवी के वैल्यूज, बिलीव्स या मैसेज से इमोशनली जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तब होता है जब हम कोई अच्छी स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी सुनाने को साइंटिफिक सपोर्ट भी मिला है। जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो इसमें सिर्फ इमोशंस ही शामिल नहीं होते। पॉल जैक, जो इकोनॉमिक साइंसेज और साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने स्टडी किया था कि कैसे कुछ इमोशंस इस बात असर कर सकते हैं कि हम कैसे बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इस स्टडी के पार्टिसिपेंट्स को एक स्टोरी पढ़ने के लिए कहा गया था जिसके प्लॉट में टेंशन था। इसमें पाया गया कि जब इन पार्टिसिपेंट्स ने वह स्टोरी पढ़ी तब वह उसके डिटेल पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इन लोगों के एम्पैथी यानी हमदर्दी का लेवल भी बढ़ गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो, उन्हें वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे उस स्टोरी के कैरेक्टर को महसूस हो रहा था। आपका गोल होना चाहिए कि लोग आप पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और आपके प्रति हमदर्दी दिखाएं। यह अच्छे इंडिकेटर हैं कि आपका मैसेज सही तरीके से उन तक पहुंच गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी स्पीच एक ऐसी चीज है जिसे ऑडियंस आसानी से भूलेगी नहीं। बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंस। लोग आपके शब्दों पर तो ध्यान देंगे ही, लेकिन सबसे पहले वो आपके बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करेंगे। आप खुद को कैसे कैरी करते हैं? जब आप बातचीत करते हैं तो क्या आई कांटेक्ट बनाकर रखते हैं? जब आप चलते हैं तो क्या अपने पैरों को घसीटते हुए चलते हैं? ये नॉनवर्बल क्यूज कुछ चीजें हैं जिन्हें लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत होती है तो लोग आपकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग आपकी बात सुनना चाहें? इसकी शुरुआत दिल से होती है। डायन एक फेमस बैंक की सीईओ थी और इसलिए परेशान थी क्योंकि उनकी लीडरशिप टीम उन्हें सीरियसली नहीं लेती थी। उन्होंने एक अनाउंसमेंट करने का प्लान बनाया लेकिन फिर सोचा कि उन्हें पहले रेने से मदद लेनी चाहिए। रेने ने डायन से कहा कि वह अपनी अनाउंसमेंट करते हुए खुद को रिकॉर्ड करें। रेने ने फिर ध्यान से उस छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व किया जो उस वीडियो में थे। वीडियो को कई बार रिप्ले करने के बाद रेने को प्रॉब्लम समझ में आई। ये प्रॉब्लम थी कि डायन जब भी कंपनी के फिगर्स और नंबर्स के बारे में बता रही थी तो उनके आईब्रो, भौहें सिकुड़ जाते थे। रेने ने उन्हें इस बारे में बताया तो वो दंग रह गई। डायन तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि वो ऐसा कर रही थी। डायन ने शर्मिंदगी के साथ इस बात को माना कि बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसी वजह से जब भी वह फिगर्स और नंबर्स की बात करती थी तब अनजाने में ही उनकी भौहें सिकुड़ने लगती थीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेने ने एक ऐसा मैसेज बनाया जिसमें डायन भरोसा करती थी। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली उसी चीज को फॉलो करेगी जो वह महसूस कर रही होंगी। इसलिए डायन ने खुलकर बताया कि बैंक की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी थी। उन्होंने उनके करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हुए अपना फ्रस्ट्रेशन जताया। इस बुरी खबर के बावजूद भी डायन की लीडरशिप टीम ने उनकी ईमानदारी को खुशी-खुशी एक्सेप्ट किया। उन सभी को अंदर से महसूस हो रहा था कि बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। यही वजह थी कि पहले वह डायन के पॉजिटिव स्पीच से कन्विंस नहीं हो रहे थे। इस बदलाव के जरिए ही डायन और उनके लीडरशिप टीम के बीच का रिश्ता मजबूत हो पाया। डायन की तरह आप भी अपनी स्पीच प्रैक्टिस करते हुए खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं तो अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आपकी आंखें कैमरा की तरफ देखने से बचती हैं? क्या आपके कंधे झुके हुए हैं? क्या आप अपने शब्दों को सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं? जब आप स्पीच देते हैं तब अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप ऑडियंस को कितने सारे नॉनवर्बल क्यूज दिखाते हैं। डायन की तरह ही हम जो भी एक्शन करते हैं उन सब के बारे में हमें पता नहीं होता है। इसलिए बोलते हुए खुद को रिकॉर्ड करने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे बिहेव करते हैं और आपको स्टेज पर कैसे बिहेव करना चाहिए। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने जाना कि इन्फ्लुएंस के पावर को कैसे इस्तेमाल करें।
अक्सर बात करने के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इसका सही तरीका है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को जितना हो सके उतना कम कर दिया जाए ताकि लोग आपकी बात सुनें। दूसरा, आपने जाना कि अपने स्पीच को सही तरीके से सीक्वेंस में कैसे लगाएं। इसके लिए 3P को फॉलो करें, जो हैं प्रिडिक्ट, प्रीएम्प्ट और प्रिवेंटी। तीसरा, आपने एम्प्लीफाई फॉर्मूला के बारे में जाना। इस फॉर्मूला में 3 एलिमेंट्स हैं: फ्रेम, मैसेज और टाई डाउन। आपको अपने स्पीच का एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना होगा ताकि ऑडियंस आपके मैसेज से कनेक्ट कर उसे फॉलो कर पाए। चौथा, आपने जाना कि टाई डाउन्स एक मास्टर इन्फ्लुएंसर का सीक्रेट हथियार है। यह ऑडियंस को बताता है कि आपकी स्पीच कितनी वैल्यूएबल है। पांचवा, आपने स्टोरी सुनाने के पावर के बारे में जाना। स्टोरी सुनाना आपको ज़्यादा असरदार स्पीकर बनने में मदद करता है। यह आपकी ऑडियंस को आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकता है। छठा, आपने जाना कि बोलने में नॉनवर्बल क्यूज भी शामिल होते हैं। जब आप अपनी स्पीच देते हैं तो ऑब्जर्व करें कि आप कैसे बिहेव करते हैं। कौन से एक्शन आपके मैसेज के मुताबिक हैं और कौन से नहीं हैं। मास्टर इन्फ्लुएंसर बनना एक प्रोसेस की तरह है। सच में एक्सपर्ट बनने में आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार जब आप स्किल्ड हो जाएंगे तो यह आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल देगा। वो दिन अब गए जब आप खुद के शब्दों पर डाउट करते थे और अपनी बात दूसरों को सुनाने के लिए आपको अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती थी। एक बेहद इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखें कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। ये लोगों को सही और अच्छा काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करने के बारे में होना चाहिए। तो अपनी स्पीच तैयार करते समय इस बात को याद रखें कि आप में भी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की एबिलिटी है।